तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी ने पार्ट 2 तक देख लिया है। चैप्टर का नाम है वंशागत का आणविक आधार। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ग्रिफिथ का प्रयोग देखा, मैकलेन, वाट एंड हर्शे एवं चेज वगैरह वगैरह सब कुछ देख लिए। ठीक है, तो हर्शे एवं चेज के द्वारा यह सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक, यहाँ तक मामला एकदम सेट था। तो अब बात करते हैं आरएनए के बारे में। ठीक है, आरएनए के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आरएनए की भी कुछ खासियत होती है। आरएनए को क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो यह माना जाता है कि जो आरएनए है उसका विकास डीएनए से पहले होता है। मतलब कि कुल मिला के अगर कहा जाए कि माना जाता है क्या माना जाता है कि पहले आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ था। पहले आरएनए ही आनुवांशिक था। ठीक, पहले आरएनए ही आनुवांशिक था। डीएनए तो आरएनए के बाद आया है, क्योंकि जो डीएनए है उसका विकास आरएनए के बाद हुआ था। यानी कि पहले आरएनए आया था, उसके बाद डीएनए आया था। ठीक, तो अगर देखा जाए, कन्फ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए इसमें, पहले आरएनए आया था। ठीक है, तो कुछ देखा जाए कि कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जिसमें कि जो आनुवांशिक होते हैं, जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, उसमें आरएनए ही पाया जाता है अभी भी। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के थ्रू आनुवांशिक आरएनए। ठीक है, हेडिंग लिख देंगे आनुवांशिक आरएनए। आनुवांशिक आरएनए किस में पाया जाता है, किस में डीएनए मतलब नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जैसे कि वायरस है HIV। ठीक, HIV जानते हैं ना, एड्स वाला। उसके बाद है एक इन्फ्लुएंजा। ठीक, और एक हो गया जैसे टोबैको मोज़ैक वायरस। यार अंग्रेजी में लिखना था, चलो ठीक है, TMV लिख देते हैं, TMV। तो वो जो टोबैको मोज़ैक वायरस। और एक है जैसे कि पोलियो वाला ना, पोलियो माइटिस। ठीक, और एक है जैसे कि इंसिफेलिटेज ना, तो इनमें अभी भी जो आनुवांशिक होता है वो क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। तो एक और है जैसे कोरोना वाला ना, कोरोना में भी आनुवांशिक आरएनए पाया जाता है। ठीक, उसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। होता क्या है कि इसमें जो पाया जाता है, जैसे मान लीजिए हम किसी विषाणु का चित्र बना रहे हैं, ठीक, या फिर कोरोना वायरस का ही चित्र बना रहे हैं, ऐसे घुंडी लगी होती है ना कोरोना वायरस में। ठीक, तो इसके जो अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए ना होकर के क्या है? आरएनए है। ठीक, आरएनए, इसमें भी जो पाया जाता है उसको कहते हैं आरएनए। ठीक, समझ पा रहे हैं ना? आनुवांशिक होने का मतलब क्या कि डीएनए ना पाया जाए, आरएनए पाया जाए। ठीक है, तो वो होता क्या है कि पहले आरएनए होता है, आरएनए होता है, ये क्या काम करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा क्या करता है? यह डीएनए में बदलता है, डीएनए में बदलता है। ठीक, डीएनए में बदलने के बाद ट्रांसक्रिप्शन द्वारा क्या करता है? एमआरएनए बनाता है। अब यह एमआरएनए ट्रांसलेशन करके क्या किसका निर्माण करता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक, अब देखिए अगर हम कोरोना का उदाहरण लें, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोरोना है। ठीक, तो कोरोना क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक एंजाइम होता है। ठीक है, उस एंजाइम की मदद से किस में बदलेगा? पहले मनुष्य के शरीर में आने के बाद डीएनए में बदलेगा। डीएनए में बदलने के बाद यह रिवर्स यानी ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए अणु को बनाएगा। अब एमआरएनए अणु बन गया है तो क्या करेगा? प्रोटीन को बनाना शुरू कर देगा, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देगा, जिसके कारण हमें इन्फेक्शन होने लगेगा। ठीक, तो यहाँ तक हुआ था, तो हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, उसके बाद हम देखते हैं।
आगे देखते हैं। देखिए हमने बताया कि अनुवांशिक आरएनए, देखिए किसमें अनुवांशिक रूप से आरएनए पाया जाता है, तो उसका नाम है एचआईवी, इन्फ्लुएंजा और टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, पॉलीमाइसिटीज और इंसेप्टिफाइलिटीज, ठीक है। और कोरोना में क्या पाया जाता है, जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, जैसे हम सब में अनुवांशिक पदार्थ क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, उन सब में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। और एक है कि जैसे देखिए कुछ अधिकांश वायरस, देखिए पौधों के अधिकांश वायरस में कुछ बैक्टीरियोफेज मैंने बताया था वायरस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, वायरस। अब यहाँ पे देखिए बैक्टीरियोफेज लिखा है, तो बैक्टीरियोफेज का मतलब है कि यह जो जितने भी वायरस हैं या किसी बैक्टीरिया यानी जीवाणु के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक, अटैक करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, बैक्टीरियोफेज वायरस, यानी कि अपना संख्या को बढ़ाने के लिए किसी बैक्टीरिया को पकड़ते हैं, उसमें अपना जेनेटिक मटेरियल आरएनए डाल देते हैं, ठीक, उसके बाद अपना प्रोसेस करके विभिन्न प्रकार के नए जीव उत्पन्न करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पौधों के अधिकांश वायरस में जैसे कुछ बैक्टीरियोफेज यानी वायरस, एग्जाम्पल के लिए जैसे I2, MS2 और R17 में आरएनए ही अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। पौधों की बात हो गई और जंतु की बात हो गई, ठीक। तो अगर नॉर्मली देखा जाए, नॉर्मली मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली देखा जाए तो डीएनए होता है, ठीक, डीएनए के द्वारा क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, ठीक। अब एमआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन संश्लेषण, यहाँ पे ट्रांसलेशन करेगा, ठीक, ट्रांसलेशन, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए बना, अब एमआरएनए ट्रांसलेशन द्वारा क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन, यही होता है, ठीक है। नॉर्मली हम सब में यही होता है, ठीक। कोई भी प्रोटीन बननी होती है तो पहले डीएनए क्या करता है, संदेश को लेता है, संदेश को ट्रांसक्रिप्शन की मदद से या फिर एमआरएनए अणु की मदद से आगे की ओर ट्रांसफर करता है, यानी एमआरएनए बनाता है, ठीक। तो एमआरएनए क्या करता है, प्रोटीन को बनाने लगता है, ठीक। तो लेकिन इन सब में क्या होता है, ठीक है, इन सब में देखिए आरएनए होता है ना, आरएनए क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा क्या बनाता है, डीएनए बनाता है, ठीक। अब डीएनए बना लिया तो क्या बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन द्वारा क्या बनाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन द्वारा क्या बनाएगा, क्रिप्शन द्वारा क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। अब ये एमआरएनए बन गया है, यानी कि ट्रांसलेशन द्वारा, ठीक, ट्रांसलेशन द्वारा क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक। कोरोना वायरस की दवा बनने में इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, ठीक है। अब वो आरएनए से डीएनए में बदलता था, डीएनए के बाद जो अपना प्रोसेस शुरू करता था, इसलिए इतना टाइम लगा, ठीक है। पोलियो भी आया था, तो पोलियो भी एक बार ऐसे हंगामा मचाया था, क्योंकि अब दवाइयाँ बन चुकी है तो सब नॉर्मल हो गया है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे त्वचा के रंग को निर्धारित करता है, ठीक। तो क्या होगा कि हमारे शरीर में पहले डीएनए होगा, डीएनए होगा, यह क्या काम करेगा, ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए अणु को बनाएगा। अब आप लोग समझिए कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए डीएनए है, ठीक, तो यह अपने ही द्वारा एक नया बनाएगा धागा, जिसको बोलेंगे एमआरएनए, ठीक। अब ये अपनी सूचना को, ठीक, अपनी सूचना को इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, कहेगा कि जाओ भैया इस सूचना को राइबोसोम के द्वारा राइबोसोम के लगे थोड़ा सा पहुंचा दो, ठीक। ये है आपका डीएनए, ये हो गया एमआरएनए। अब ये अपनी सूचना को किस में दे दिया, एमआरएनए में। अब ये एमआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन संश्लेषण करेगा, यानी कि प्रोटीन बनाएगा, ठीक। तो ये होता था मेलानिन नामक वर्ण, यानी कि पहले डीएनए में क्या था, संदेश निहित था, अब क्या हुआ, एमआरएनए में पहुंचा, इसमें पहुंच गया, इसमें बनने के बाद यहाँ पे जब प्रोटीन बनेगी तो प्रोटीन के जरिए मेलानिन बनने लगेगा, ठीक। ये होता था, ठीक। अगर हम बात करें कि हमारा जो डीएनए होता है वह कैसे होता है, तो डीएनए के बारे में अब चर्चा करेंगे। आरएनए चूंकि हो चुका है, डीएनए, ठीक।
अगर हम डीएनए के बारे में बढ़िया से चर्चा करें तो हम जानते हैं कि डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं डीएनए, हिंदी में लिखो यार, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। और कैसा होता है, द्विरज्जुकी होता है ना, द्विरज्जुकी होता है। ठीक है, क्या होता है, द्विरज्जुकी होता है। डीएनए की आपकी संरचना देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है ना, एक स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड ये, ठीक, द्विरज्जुकी होता है, 2 श्रृंखलाएं होती हैं। अगर हम बात करें कि कुछ और पढ़ लिख सकते हैं, डीएनए की लंबाई उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करता है। उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक, डीएनए की लंबाई जो होती है उसमें जो उपस्थित होता है न्यूक्लियोटाइड, उसकी संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे उतनी संख्या उसकी लंबी होगी। ठीक, आप सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ना, टेंशन हो रही है, चलिए अच्छी बात है। तो न्यूक्लियोटाइड हम बता दें कि यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तीन चीज़ों से। फर्स्ट है नाइट्रोजन बेस, इसको कहते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक, हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। नंबर दूसरा है पेंटोज शर्करा, शुगर यार, अंग्रेजी में शुगर कहते हैं ना, पेंटोज शुगर। और नंबर थर्ड है फॉस्फेट समूह, ठीक है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड। अगर बात करें न्यूक्लियोसाइड की तो न्यूक्लियोसाइड SID, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है, तो उसमें होता है नाइट्रोजन बेस, ठीक, और होती है उसमें पेंटोज शुगर। यही देखिए, अगर पूछेगा कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है, तो सिर्फ एक मात्रा का अंतर है कि इसमें फॉस्फेट समूह पाया जाता है और इसमें फॉस्फेट समूह नहीं पाया जाता है। ठीक, आप लोग बता दीजिएगा झटपट। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लियोसाइड भी पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी न्यूक्लियोटाइड की चर्चा होगी। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें, ठीक, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन बेस में क्या होते हैं, थोड़ा सा हम पहले नाइट्रोजन बेस के बारे में समझते हैं, उसके बाद पेंटोज शुगर के बारे में समझेंगे, उसके बाद फॉस्फेट समूह के बारे में समझेंगे। तो पहला क्या है बाबू, नाइट्रोजन बेस। ठीक, तो नाइट्रोजन बेस की बात की जाए तो ये संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला होता है पिरीमिडीन, और नंबर सेकंड होता है प्यूरिन, या फिर प्यूरिन और पिरीमिडीन। ठीक, तो ये इनकी बात की जाए तो ये संख्या में कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। और इनकी बात की जाए तो ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब इनमें क्या क्या पाया जाता है, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें 2 में पाया जाता है एडेनिन और ग्वानिन। ठीक, हिंदी में लिखते हैं बढ़िया से, चलिए ठीक, एडेनिन ग्वानिन। ठीक, ग्वानिन को G से प्रदर्शित करते हैं, एडेनिन को A से प्रदर्शित करते हैं। यह 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं। उसके बाद क्या बचा है, एडेनिन ग्वानिन थायमीन, साइटोसिन थायमीन को T से, साइटोसिन को C से, और एक बताया है यूरेसिल को U से डिनोट करते हैं। ध्यान से समझिएगा।
नाइट्रोजन बेस यानी ये वाला पोर्शन हम पहले पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन बेस को पढ़ रहे हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन की बात की जाए तो इस संख्या में कितने होते हैं? 2, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन की बात की जाए तो इस संख्या में कितने होते हैं? 3। 3 में कौन कौन सा? थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। आहा, अब देखिए जो डीएनए होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए, ठीक। तो डीएनए में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन बेस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। नाइट्रोजन बेस में तो इसमें पाया जाता है कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ठीक। ये 4 पाए जाते हैं नाइट्रोजन बेस। अगर हम आरएनए की बात की जाए तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन की जगह यूरेसिल, साइटोसिन। समझ में आया? आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए में क्या पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? इसको डॉट कर दो और इसको डॉट कर दो, यानी कि यह डीएनए में और यह आरएनए में। अच्छा, आरएनए का पूरा नाम बताइए। हाँ, बहुत सही। चलिए, तो ये थे हमारे नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस के बारे में पूरा पढ़ लिया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं पेंटोस शुगर पे। आगे देखते हैं। हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक। डीएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होते हैं, विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के नहीं यार, विभिन्न मतलब कि ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे तो ढेर बड़ी लंबी चैन होगी किसकी? डीएनए की, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड में हम लोगों ने देखा 3 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। नाइट्रोजन बेस की अगर बात करें तो नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार का होता है? 2, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन क्या होते हैं? थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक। यहाँ तक हुआ था। अगर हम बात करें एडेनिन की संरचना, तो एडेनिन की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक। ये हो गई हमारी एडेनिन की संरचना, ठीक। यहाँ से क्या होता है? देखिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन NH2, ठीक। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं एडेनिन। यहाँ पे क्या होता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, उसके बाद सब सिंगल है, ठीक। तो इनमें बोला जाता है ये 2 चक्री होते हैं, 2 चक्री होते हैं। कौन कौन से? ये और ये, यानी कि एडेनिन और ग्वानिन कैसे होते हैं? 2 चक्री होते हैं, ठीक है। 2 चक्र दिख रहा है, एक तो ये वाला चक्र और एक ये वाला चक्र। इसमें देखेंगे एक ये वाला चक्र और एक ये वाला चक्र, अर्थात एडेनिन और ग्वानिन 2 चक्री होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि थायमिन की बात करें तो थायमिन में देखिए कितने चक्र हैं? 1 चक्र, साइटोसिन 1 चक्र, यूरेसिल 1 चक्र, ठीक है। तो यानी एडेनिन और ग्वानिन 2 चक्री होते हैं, बाकी सारे 1 चक्री होते हैं, ठीक। समझ में आया? पूछा जाता है कभी कभी, तो हमने बता दिया इसलिए। तो देख लीजिए NH2 है, ठीक है। यहाँ पे N है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे N है, यहाँ पर भी N है, H लगा हुआ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद चलते हैं पेंटोस शर्करा में। आगे देखते हैं पेंटोस शर्करा, पेंटोज शुगर, ठीक। पेंटोस शुगर की बात करते हैं। देखिए पेंटोस शुगर एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, वो 5 कार्बन की श्रृंखला होती है, 5 कार्बन की चक्रीय श्रृंखला होती है। कुछ देख सकते हैं कि इसमें पहले लिख लेंगे यह मतलब क्या? पेंटोस शुगर, ठीक। यह 5 कार्बन की श्रृंखला होती है। यह कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला है, एक होता है राइबोस शर्करा और होती है डीऑक्सी राइबोस शर्करा, ठीक। एक होती है पहले डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। अच्छा, और दूसरा क्या होती है? राइबोज शर्करा, ठीक।
राइबोस शर्करा होती है। अच्छा, अगर बात करें कि ये डीऑक्सी राइबोस शर्करा किस में पाई जाती है और राइबोस शर्करा किस में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है आरएनए में और यह पाई जाती है डीएनए में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। डीऑक्सी राइबोस शर्करा किस में पाई जाती है, डीएनए। राइबोस शर्करा, बहुत सही। तो पेंटोस शुगर कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे 5 कार्बन की श्रृंखला होती है। पहले हम बनाएंगे राइबोस शुगर वाली, वो वाली बनाएंगे, तो राइबोस शुगर बनाएंगे, इधर बनाएंगे ना। यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे CH2OH, ठीक, यहाँ से हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे यार पगला, आप लोग बता ही नहीं पा रहे, हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर फिर एक OH भी रहता है, ठीक है, OH, ठीक। तो ये हो गई हमारी राइबोस शुगर। अब बात करें अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यह भी 5 कार्बन की श्रृंखला होती है। अच्छा, हम कार्बन कितने चल रहे हैं देखिए, बताइएगा। 1 मोड़, 1 2 3 4, और इस सलाह 4 ही हो रहा है, एक ही कहाँ गया, एक ही के ऊपर है, देखिए यहाँ पे, ठीक। पेंटोस शुगर यही है। पेंटोस शुगर में राइबोस शुगर वाली श्रृंखला ये है। अगर हम बात करें डीऑक्सी राइबोस शुगर की, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जुड़ा है, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, फिर से ऐसे करिए, समझ गए। अब यहाँ पे जा लीजिए CH2, यहाँ पे लिख दीजिए OH, ठीक। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं OH, H, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे लिख दीजिए H, यहाँ पे लिख दीजिए H, यहाँ पे लिख दीजिए OH, यहाँ पे लिख देंगे H। अब बात करते हैं डीऑक्सी राइबोस और राइबोस शर्करा में अंतर क्या होते हैं। देखिए सब कुछ सेम लग रहा है ना, हाँ पकड़ लिए, बहुत सही। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और यहाँ पे देखिए OH है। तो हम अगर काउंटिंग करना चाहें, गिनती करना चाहें, इसको देंगे 1 नंबर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और ये 4 डिग्री, ठीक। और रिकवा वाला ये वाला 5 डिग्री, ठीक। अगर यहाँ पे काउंटिंग करें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यहाँ वाले 4 डिग्री और ये वाला 5 डिग्री। मोड़ पे कार्बन होता है, ठीक है। आप लोग इसकी संरचना बनाइए, कितने कार्बन है। अरे यार आप लोग लगता है समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम ऐसे 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 करके देख लें तो इस चित्र में कितने कार्बन है आप लोग बता सकते हैं। हम देखिए बता रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे 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 ऐसे, इसमें 6 कार्बन है। इस संरचना को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप लोग नहीं पढ़े हैं क्या, पढ़ लीजिए, ठीक है। जहाँ पे मोड़ होता है, अच्छा बेंजीन रिंग वाला देख लीजिए, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे उसको। यहाँ पे देखिए मैंने एक बेंजीन रिंग बना दिया, इसको कहते हैं फिनॉल, OH लगा देंगे, फिनॉल हो जाएगा, ठीक। तो हमने एक बेंजीन रिंग बनाया, हमने कहा कि भाई इसको थोड़ा सा फैला दो। तो अच्छा इसमें बताइए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 ना, 6 कार्बन तो है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जितने जितने मोड़ हैं वहाँ पे कार्बन होते हैं, ठीक। चलिए, तो डीऑक्सी राइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा समझ में आया, ठीक है। हम शुगर की बात यहाँ तक, पेंटोस शुगर तक हो चुके हैं। फॉस्फेट समूह इसके बाद बताएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं डीएनए। अच्छा चलो यार कुछ नहीं, पेंटोस शुगर तक पहुँचे। तो पेंटोस शुगर 2 प्रकार का होता है, राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर, हम लोगों ने देख लिया था। अब देखते हैं फॉस्फेट समूह क्या होता है। फॉस्फेट समूह कुछ नहीं होता, PO4- होता है, बस PO4- होता है। अब देखेंगे कि ये कहाँ पे लगा होता है, ठीक है। तो देखेंगे भैया कहाँ पे लगा होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, राइबोस शर्करा है, ठीक है। तो हम इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कहाँ पे लगा होता है। तेरी आँखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था। तो ये हो गई हमारी कौन सी शर्करा है, आप लोग बता सकते हैं, बता दो कौन सी शर्करा है। यहाँ पे H नहीं है,
हमने बताया था कि 2 डिग्री पर अगर OH होगा, लिख देते हैं, अगर OH होगा तो राइबोज शर्करा कहते हैं। अगर 2 डिग्री पर OH नहीं है तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगी। चलिए, अच्छी बात। तो यहाँ पे देखेंगे 2 डिग्री पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री पर H है तो क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगी। ठीक, अगर हम बात करें फॉस्फेट समूह किससे जुड़ा होता है तो देखिए, यहाँ पर जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन के पश्चात क्या होता है कि जो OH होता है वह पानी के फॉर्म में H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर निकल जाता है, जिससे OH वाला स्थान खाली हो जाता है, तो यहीं से PO4 माइनस जुड़ जाता है, फॉस्फेट समूह इससे जुड़ जाता है। अगर हम एक DNA की संरचना देखें तो यहाँ पे देखिए, नदिया के बीच जैसे नैया डोले वैसे मोरे सैया डोले हो। देखिए, हमने बताया कि DNA में न्यूक्लियोटाइड होते हैं। चलिए भाई देखते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या है। ये है आपका एक न्यूक्लियोटाइड, ये है आपका एक न्यूक्लियोटाइड, ये है आपका एक न्यूक्लियोटाइड और ये है आपका एक न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ऐसे लगे होते हैं। ठीक है बाबू, ऐसे ऐसे DNA में एक एक न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं। हमने बताया है, हमने क्या बताया है कि न्यूक्लियोटाइड में क्या पाए जाते हैं, फॉस्फेट समूह, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर पाया जाता है। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड को उठा के देखें तो इसमें क्या होगा, फॉस्फेट समूह, पेंटोज शर्करा यानी शुगर। पेंटोज शर्करा को हम P से नहीं S से लिखेंगे क्योंकि वो शुगर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। यहाँ पे PS यानी पेंटोज शुगर ऑफ फॉस्फेट समूह, यानी कि शुगरवा और फॉस्फेटवा समूह को जोड़ के यहाँ पे नाइट्रोजन बेस यानी एडेनिन लगा दें, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। फॉस्फेट समूह प्लस शर्करा लगा करके अगर एक ग्वानिन लगा दे तो एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। फॉस्फेट समूह पेंटोज शर्करा प्लस साइटोसिन लगा दे तो साइटोसिन क्या है, नाइट्रोजन बेस है यार, और क्या है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। यानी पेंटोज शर्करा प्लस फॉस्फेट समूह अगर इसी के साथ में क्या जुड़ा रहेगा, या फिर नाइट्रोजन बेस कहें अगर एडेनिन जुड़ा है तो यह एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। तो इस जो डिब्बा है यहाँ पे P और S और इधर क्या होता है, नाइट्रोजन बेस यानी कि एडेनिन मान सकते हैं, नाइट्रोजन बेस पार्ट होते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, P होगा प्लस S होगा, यहाँ पे उसके साथ में क्या जुड़ा रहेगा, एक नाइट्रोजन बेस। अब बताइए एडेनिन के साथ में क्या जुड़ता है, नहीं जानते। देखिए AT एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। एडेनिन के साथ में थायमिन जुड़ता है, ग्वानिन के साथ में साइटोसिन जुड़ता है। एडेनिन के साथ में जो थायमिन जुड़ता है वो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, जबकि ग्वानिन के साथ में जो साइटोसिन जुड़ता है वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है तो एडेनिन के सामने क्या होता है, थायमिन होता है। थायमिन यहाँ पे होगा, एडेनिन यहाँ पे होगा, इन दोनों के मध्य एक बॉन्ड कार्य करेगा जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया, ये एक न्यूक्लियोटाइड, दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए। अगर हम बात करें इस वाले न्यूक्लियोटाइड की, थोड़ा सा और जूम करके दिखाएं यार, बड़े बड़े करके दिखाएं। आप लोग छोटे छोटे कितने दिखेंगे, नहीं समझते, थोड़ा समझ लीजिए। लो भाई, हमने जूम कर दिया। जूम करने के बाद देखेंगे, एक का उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। हमने बताया है कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं, फॉस्फेट समूह और पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर को हम सिर्फ S से दर्शा रहे हैं क्योंकि उसका नाम शुगर है। ठीक, अब हमने बताया है कि इस डिब्बा में जो होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के साथ में यहाँ पर भी लिख देते हैं P प्लस S। ठीक, साला बहुत गर्मी है थोड़ा। देखिए, हमने बताया है कि एक न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट समूह का होना आवश्यक है।
तो अभी हमको पेंटोस शर्करा और फास्फेट शुगर यही दोनों दिख रहे हैं। इसके साथ में क्या जुड़ा होना चाहिए? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में यानी एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन कुछ भी जुड़ा हो यार। यहाँ पे हम ग्वानिन जोड़ दे रहे हैं, ठीक, ग्वानिन जुड़ा है। अब यहाँ पे क्या जुड़ेगा? अब देखिए ये तीनों चीज मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखिए एक ग्वानिन के साथ में क्या जुड़ता है? साइटोसिन जुड़ता है। कितने बॉन्ड द्वारा? ट्रिपल बॉन्ड द्वारा। तो ग्वानिन के साथ में क्या जुड़ता है? साइटोसिन। तो यहाँ पे क्या होगा? साइटोसिन होगा। अब कितने बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा? 3 बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा, ठीक है। अब जो 3 बॉन्ड द्वारा, मान लीजिए 3 बॉन्ड बहुत ज्यादा गजीन हो गया है तो हमको एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक्चुअली में कितने बॉन्ड द्वारा जुड़ा है? 3 बॉन्ड। अब जो ये बॉन्ड जुड़ा है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होता है बाई नाइट्रोजन बेस के द्वारा, ठीक। ठीक है भैया, चलिए। तो ये था आज का वीडियो, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड रिएक्शन के थ्रू देखेंगे, किस प्रकार से स्ट्रक्चर के थ्रू भी देखेंगे कि ये किस प्रकार से दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा रहता है। उम्मीद है आज का ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद।